हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, द लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए, ये चैप्टर आपका नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स में आता है। अब डायनेमिक्स क्या है? इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा। व्हाट इज द काइनेमेटिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल डील विद द मोशन विदाउट कंसिडर दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन। मोशन क्यों हो रहा है, इसको हमने बिना जाने ही सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन एंड एक्सेट्रा। सेम एज अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट वाज द डायनामिक्स। और डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स इज द यूनिट, or we can say that the dynamics is the branch of physics where we deal with the cause of motion, कि मोशन किस वजह से हो रहा है। मोशन में हमने पढ़ा एक्सिलरेशन। अगर कोई एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी बॉडी में, ठीक है, तो वो एक्सिलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा? दैट वाज द फोर्स। तो हम इस चैप्टर में फोर्स के बारे में कंसिडर करने वाले हैं, और फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से ये एक्ट होता है, और फोर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कुछ रिलेटेड टॉपिक है इस चैप्टर से जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। और इस सेशन के लिए ही डिलीटेड है, यू नो दैट, ड्यू टू द कोविड-19। सो और इसके बाद जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हम पढ़ेंगे। फ्रिक्शन फोर्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं, व्हेन अ car or a vehicle taking turn in a circular path, then what is the maximum velocity for that car, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो आज इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज द फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं? व्हाट इज अ फोर्स? तो फोर्स क्या है? एक पुश और पुल है जिससे कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इट इज नॉट बी नेसेसरी के फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होगा ही। अब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन किसी भी टाइप्स की हो सकती है, चाहे वो रेस्ट पोजीशन है, या मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है, या फिर सर्कुलर मोशन है, कोई भी पोजीशन हो सकती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर उसकी शेप और साइज में चेंज करना है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना ही होगा, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अ फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और विच कैन बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दैट वाज द फोर्स, ठीक है। हम डेली यूज में काफ़ी फोर्सेस एक्ट करते हैं, आप जानते ही हैं, सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ ही लिया होगा। तो इसके बारे में आप ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दैट वाज द एरिस्टोटल फेलेसी। एरिस्टोटल कौन थे? एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी, और हम ये कहें कि एक ज्ञाता थे जिन्होंने अपने हर सब्जेक्ट में अपनी एक थ्योरी दी है। तो इन्होंने फोर्स के बारे में और लॉज ऑफ मोशन, या हम कहें कि डायनामिक्स के बारे में भी एक अपना मत रखा था, या हम ये कहें कि एक थ्योरी है इनकी। और दैट वाज, हम डिस्कस करते हैं एरिस्टोटल्स फेलेसी, ठीक है। अरस्तु के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। तो एरिस्टोटल फेलेसी क्या है? एक्चुअली एरिस्टोटल ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था अबाउट द मोशन। ही सेड दैट टू मूव अ बॉडी continuously in motion, to keep a body continuously in motion, there is an external force is required, continuous external force is required. That means कि किसी भी बॉडी को अगर हमें कंटिन्यूसली मूव कराना है तो हमें उस पर एक कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं कर सकती, या हम ये कहें कि अदरवाइज वो कंटिन्यूसली मूव नहीं कर सकती। तो दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय द एरिस्टोटल, right? After that, Galilei in 16th century Galileo give the statement about the motion of an object, about the position of an object, जो हम inertia के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा?
चलिए गैलीलियस लॉ, एक गैलीलियस ने क्या कहा कि किसी भी बॉडी को कंटिन्यूसली मूव कराने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, राइट। हम इसे दूसरे वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर उसकी पोजीशन में मूव चेंज करना है, यानी कि अगर मोशन से रेस्ट में लाना है या रेस्ट से मोशन में ले जाना है, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना ही होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने सॉल्व किया। अगर कोई दो इंक्लाइंड प्लेन ले, दीज आर द टू इंक्लाइंड प्लेन, राइट, और यहाँ से किसी बॉडी को हम रेस्ट से रिलीज करें, और ये काफ़ी स्मूथ है, स्मूथ दैट इज मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 0 है। अगर यहाँ से किसी बॉडी को रिलीज करें तो वो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए इसी पॉइंट पर वापस जाएगा एट द सेम हाइट, और वहाँ से फिर से वापस आके उसी पॉइंट पर वापस आएगा, ठीक है। तो हमने इसको पहले तो रिलीज किया यहाँ से, राइट। अब रिलीज करने के बाद हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके बाद कंटिन्यूसली ये क्या कर रहा है, अंडर ग्रेविटी मूव करके और इस तरफ अंडर ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करके ऊपर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है, इसलिए ये मूव कर रहा है। बट अगर इन्हीं इंक्लाइंड प्लेन को हम थोड़ा और एंगल चेंज करें फॉर द सेम, तो ऑब्जेक्ट इसी हाइट तक वापस जाएगा और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल चेंज हो गया, इज दैट मीन्स अब वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा सेकेंड प्लेन पर, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में गैलीलियस ने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन से कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करा और उस मूव करने के बाद उसे एक स्ट्रेट लाइन के पाथ पर मूव करने दिया। तो अभी ये स्मूथ है, स्मूथ दैट इज मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 0 है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा अंडर ग्रेविटी, एंड आफ्टर दैट इट कंटिन्यूसली कीप इन मोशन आफ्टर सम टाइम, राइट। सो ये है कि किसी भी बॉडी को, यानी कि इस बॉडी को कंटिन्यूसली मूव कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली नहीं एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एरिस्टोटल की जो स्टेटमेंट था उसको नकारा गया, एंड वी कैन से दैट द एरिस्टोटल इज फेल्स अकॉर्डिंग टू द मोशन, अकॉर्डिंग टू द गैलीलियस लॉ ऑफ मोशन, राइट। सो यहाँ से एक कंसेप्ट दिया गैलीलियस ने, दैट इज इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया हम सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करें तो इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो जिद है जिसके थ्रू वो अपना वर्क खुद नहीं करता, ठीक है। तो इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी बॉडी का इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसके थ्रू वो अपना पोजीशन खुद चेंज नहीं कर सकता, राइट। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द इनर्शिया? अगेन वी कैन डिफाइन इट, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच अ ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ, राइट। सो पोजीशन 3 टाइप्स की होती है, मैंने आपको बताया। तो इनर्शिया को भी हम 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। inertia of rest, right, inertia of motion and inertia of direction. inertia of rest that is means अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। ये उसकी जो प्रॉपर्टी है इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाएगी, वो देन इनर्शिया को क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली अगर मोशन कर रहा है तो मोशन में ही रहेगा, तो तब जो इनर्शिया कहलाएगा वो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। और द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज दैट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ठीक है। इनकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए या इनकी पोजीशन जैसे रेस्ट या मोशन पोजीशन है, इनको चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, राइट। सो दैट वाज अबाउट द इनर्शिया। एक चीज़ और, जो इनर्शिया है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट इट इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, और उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी होगी अपनी पोजीशन ना चेंज करने की,
ठीक है। सो दैट इज अबाउट द इनर्शिया। इनर्शिया को यूज करके ही न्यूटन्स ने अपने लॉज दिए थे। दैट वाज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं और इस सेशन के लिए 2020 या 21 के लिए ये तीनों लॉज आपके और इनकी एप्लीकेशन डिलीट कर दी गई है। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए भी ये डिलीट करने का प्रोसेस बनता है, क्योंकि बहुत ही ईजी है और आप लोगों को ईजिली समझ में भी आ जाती होंगी। आप फिर से डिस्कस कर सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन पर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसे लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट ऑफ मोशन? तो इफ अ बॉडी कीपिंग इन इट्स रेस्ट पोजिशन, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में रखी गई है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करके हम उसको मोशन नहीं करा देते। ठीक है, तो यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अ बॉडी कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन अनटिल एंड अनलेस वी कैन नॉट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता उसकी पोजीशन में चेंज नहीं होगा। इसकी कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर बस सडनली मूव करते हुए ब्रेक्स अप्लाई करें तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि हमारे पैर तो बस के साथ रेस्ट में आ जाते हैं ब्रेक्स लगने के साथ, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है वो कंटिन्यूसली किस में है? मोशन है, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहता है, राइट। इसलिए ब्रेक्स लगने पर पैर तो रुक जाते हैं लेकिन हमारा जो अपर पार्ट है बॉडी का वो आगे की तरफ गिरता है। सिमिलरली देन suddenly accelerate then we will fall forward, ठीक है, backward, sorry, clear? So that was the Newton's law of motion. इसके बाद what is a momentum? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम कहते हैं अमाउंट ऑफ मोशन, द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका कितना मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम, सॉरी मोशन क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। और इसको P से डिनोट करते हैं और इसे डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड देयर वेलोसिटी। इसकी जो SI यूनिट होगी क्या होगी? दैट इज मास, यानी कि kg अपॉन इनटू वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर P इज इक्वल टू m इंटू वी। ये किसकी डायरेक्शन में होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा ऑलवेज। क्लियर? सो दैट वाज द मोमेंटम। अब इसी मोमेंटम से रिलेट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम में जो टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं वो डिपेंड करता है हम कितना फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई करते हैं। इज दैट मीन्स द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वी कैन से दैट इज डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp अपॉन dt। dp यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। So from this we can happen that P is equal to क्या होता है? M into V. So force F is equal to d by dt into M into V. मास टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, इसलिए मास को कांस्टेंट है तो इसलिए आगे लिख लेते हैं, और डिफरेंशिएशन किसका होगा टाइम के रिस्पेक्ट में? सिर्फ वेलोसिटी का। और dv अपॉन dt होता है क्या? दैट वाज एक्सेलरेशन, राइट। सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m इंटू ए, और इसे इक्वल करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो F इज इक्वल टू k इंटू एम इंटू ए। फॉर गिवन द SI यूनिट, अगर इनकी वैल्यूज को कंपेयर किया जाए तो SI यूनिट के लिए k की वैल्यू 1 होती है, सो F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या देता है? सेकेंड
F इजिकल टू ma इज दैट मीन्स हमें न्यूटन सेकेंड लॉ देता है वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, राइट। आफ्टर दैट फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो what is the Newton's third law of motion? According to the Newton's third law of motion is that every body have a equal and opposite reaction. हर एक बॉडी पर एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जरूर एक्ट होता है। अगर हम कहें कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट इज ए एंड बी, अगर ए बी पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज एफ ए बी, और बी ए पर भी एक फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज एफ बी ए, राइट। देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एफ ए बी जो होगा वो बराबर होगा माइनस ऑफ एफ बी ए के, अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन फोर्सेस एक्ट होंगे, ठीक है। अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही है तो वो बॉडी भी उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। ये है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये है आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे, और फॉरवर्ड करते हैं या हम कुछ जो नेचुरल फोर्सेस हैं, जो फोर्स टाइप्स ऑफ फोर्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये नोट डाउन कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।